204 अध्याय 156 झोऊ परिवार के सदस्य रात का पहला पहर आ गया था। योजक चिन्ह झोऊ परिवार का घर सुबह से ही चहल पहल से भरा हुआ था और यहाँ तक कि बूढ़ी महिला झोऊ, जो शादी से बहुत संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने भी नए कपड़े पहने और सुबह जल्दी ही मुख्य हॉल में इंतजार करने लगी। पिछले कुछ दिनों में बूढ़े मास्टर झोऊ ने उन्हें मनाने का प्रयास जारी रखा था। यह उनके पोते के लिए खुलकर बात करने का एक दुर्लभ क्षण था और उनके सबसे बड़े बेटे के साथ उनके संबंधों में काफी प्रगति हुई थी। अगर वो विरोध करना जारी रखती है तो इससे उसके पोते और परिवार के सदस्य और भी दूर हो जाएंगे। बाद वाली टिप्पणी ने उस बूढ़ी महिला के दिल को छू लिया। वो अपने बड़े बेटे द्वारा इन वर्षों में झेली गई कठिनाइयों से अनजान नहीं थी। यदि उसका विरोध पिता पुत्र के बीच पिघलते संबंधों को एक बार फिर हिमयुग में धकेल दे और उनके साथ उसके स्वयं के संबंधों को नुकसान पहुंचाए। अगर उसके पोते को अपना रिश्ता पसंद आया और इससे परिवार में सामंजस्य बना रहा, तो उसे क्यों लगातार अप्रिय व्यवहार करना चाहिए। झोऊ परिवार में जो लोग बूढ़ी मैडम झोऊ के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, उन्हें यह एहसास हो गया था कि जब आखिरकार उनका चेहरा खिल उठा, तो मामला फिलहाल के लिए सुलझ गया था और उनके दिलों पर पड़ा बोझ मानो हल्का हो गया था। बुजुर्ग महिला झोऊ के स्वभाव को देखते हुए यदि वह स्थिति से समझौता नहीं करती, तो ये पूरी तरह संभव था कि वह सगाई के भोज में सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने लिन परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगी। या इससे भी बुरा, वह सीधे तौर पर आने से इनकार कर सकती है। भले ही लिन परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति न हो, लेकिन बाहरी लोग क्या सोचेंगे। समस्या ये थी कि बूढ़ी मैडम झोऊ का स्वभाव ही ऐसा था। जब वह दुखी होती थी तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती थी कि बाहरी लोग झोऊ परिवार को कैसे देखते हैं। लेकिन इस बार उनके रवैये में आए बदलाव से वाकई सभी को राहत मिली। बूढ़े मास्टर झोऊ ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। बूढ़ी मैडम झोऊ से शादी करना उनके पिता के आदेश का पालन करना था। एक समय उनकी भी एक बचपन की प्रेमिका थी, लेकिन उनके मार्शल आर्ट पिता ने जोर देकर कहा कि उनका विवाह शी मिंग्युए के मार्शल आर्ट परिवार में हो, जो कि ओल्ड मैडम झोऊ के नाम से जानी जाती थी। जिया मिंग्युए दयालु और सीधी सादी थी। अगर वह किसी को पसंद करती थी तो वह अविश्वसनीय रूप से सहनशील होती थी, और अगर वह उन्हें नापसंद करती थी तो वह उतनी ही ठंडी हो सकती थी। अब जब वह बूढ़ी हो गई थी तो वह काफी संयमित हो गई थी, और जो लोग उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे, उन्हें वह एक दयालु बूढ़ी महिला भी लग सकती थी। हालांकि जिन लोगों को वह पसंद करती थी, उनके लिए वह वास्तव में एक दयालु बूढ़ी महिला थी। ओल्ड मास्टर झोऊ के लिए इस बार उनके रवैये में आया बदलाव वाकई एक सुखद आश्चर्य था। कम उम्र की शी मिंग्युए में निश्चित रूप से इस तरह का बदलाव नहीं आता। दरअसल उनके पोते झोऊ मिकांत का स्वभाव काफी हद तक उस बुजुर्ग महिला से मिलता जुलता था। शायद यही कारण था, जैसे ही उसने पोते के उससे दूरी बनाने का जिक्र किया, वह भयभीत हो गई। झोऊ मिकांत की चौथी छोटी बहन झोऊ जियानपिंग चुपचाप बूढ़ी मैडम झोऊ के चेहरे के भावों को देख रही थी। अपनी दादी के बगल में बैठते हुए उसने मासूमियत भरे अंदाज में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, दादी, आप आज सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हम सब से कहीं ज्यादा खूबसूरत। आज बूढ़ी मैडम झोऊ ने मखमल से बनी बैंगनी लाल रंग की चौंगसम पहनी थी, जो सोने के धागे से सूक्ष्म रूप से सजी हुई थी, जो सुरुचिपूर्ण और आलीशान लग रही थी। क्या सच में? बूढ़ी मैडम झोऊ ने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ? हे, दूसरी बहन झोऊ जिपिंग पास आकर बोली, दादी, चौथी बहन ने जो कहा वो सच है। आपकी शालीनता और आत्मविश्वास की बराबरी हम में से कोई नहीं कर सकता। भावी सास लिन यानकियू ने अपनी बेटी की बात को तुरंत समझ लिया और कहा, माँ, आज आप सचमुच एक सुरुचिपूर्ण बुजुर्ग महिला लग रही हैं। बहू का स्वागत करने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वह नहीं चाहती थी कि सास इस खुशी को खराब कर दे। इस समय वह बूढ़ी मैडम झोऊ को हर संभव तरीके से प्रसन्न करने के लिए तैयार थी। बस करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम सब क्या कहना चाह रहे हो? बूढ़ी मैडम झोऊ ने आंखें घुमाई। आज मेरे पोते की सगाई का दिन है। मैं अच्छे मूड में हूँ। इसका मतलब ये था कि हर कोई निश्चिंत हो सकता था कि भले ही उसे दिखावा करना पड़े, वह दिन को अच्छे से गुजार लेगी। बुजुर्ग महिला झोऊ अपनी बात की पक्की थी। उनके आश्वासन से भीड़ को सचमुच राहत मिली। जहां युवा पीढ़ी तैयारियों में व्यस्त थी, वहीं बूढ़े मास्टर झोऊ अपनी पत्नी के बगल में बैठे हुए मुस्कुराए और बोले, मेरी प्यारी, बच्चे शायद तुम्हारी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आज का पहनावा वास्तव में तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच? बूढ़ी मैडम झोऊ ने बूढ़े मास्टर झोऊ को संदेह भरी निगाहों से देखा। आप भी उनके हंगामे में शामिल मत होइए। हम जीवन भर पति पत्नी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी मामूली बात पर आपसे झूठ बोलूंगा? अगर मेरा यही इरादा होता तो पिछले कुछ दिनों में लोगों को मनाने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग होता। इस बारे में सोचिए, क्या ऐसा नहीं है? बुजुर्ग महिला झोऊ ने कुछ देर तक सोच विचार किया और अंत में सहमति में सिर हिलाया। दरअसल बूढ़े मास्टर झोऊ उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए उससे स्नेह जताने की कोशिश नहीं की।
ये पोशाक आप पर वाकई बहुत जंच रही है, बूढ़े मास्टर झो ने प्रशंसा भरी निगाहों से बूढ़ी महिला झो को देखते हुए कहा। किस उम्र की महिला खूबसूरत दिखना नहीं चाहती। बूढ़ी मैडम झो भी अपवाद नहीं थी। शादी के इतने सालों बाद ये पहली बार था जब बूढ़े मास्टर झो ने उनके कपड़ों की पसंद की तारीफ की थी। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने बूढ़े मास्टर झो की बचपन की प्रेमिका, उस बूढ़ी महिला को देखा था, जो काफी उम्रदराज होने के बावजूद भी शालीन और शांत बनी हुई थी। जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज कोमल और मधुर होती थी, और स्वयं एक महिला होने के बावजूद कोई भी उसे कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाता था। इस प्रकार पहनावे और व्यक्तिगत व्यवहार के मामलों में वह गहरी असुरक्षाओं से ग्रस्त थी। अब जब उसका साथी उसे इस तरह से देख रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो भला वह प्रसन्न क्यों नहीं होगी। उसकी आंखों में तुरंत मुस्कान खिल उठी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस महिला के पहनावे को देखने के बाद उसने अचानक ही वैसा ही एक कपड़ा बनाने का फैसला कर लिया था। अब ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई सही फैसला लिया था। कौन जाने, शायद अगले साल तक हम अपने परपोते को गोद में लिए होंगे। बूढ़े मास्टर झो ने अब अपनी पत्नी को जो सुनना पसंद था, उसके लिए सोच समझकर शब्द चुने। उस मोहल्ले में उनकी उम्र के कई ऐसे दंपत्ति थे जिनके परपोते परपोतियां थे, और वे जब भी मिलते थे तो इस बात का दिखावा करते थे, जिससे निश्चित रूप से वह बूढ़ी महिला खुश नहीं होती थी। सचमुच, ये शब्द सुनकर बूढ़ी महिला की आंखें खुशी से चमक उठी, और एक पल में उन्हें ये भी महसूस हुआ कि नई परपोती को बहू के रूप में स्वीकार करना इतना बुरा भी नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक चिंता की एक परत उनके चेहरे पर छा गई। उनके सबसे बड़े पोते झो जिकान की शादी को 2 साल से अधिक हो चुके थे, और अभी तक उनकी पत्नी के गर्भवती होने का कोई संकेत नहीं था। उन्होंने कई विशेषज्ञों से सलाह ली थी, जिन्होंने कहा था कि हालांकि दोनों स्वस्थ थे, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे को अस्वीकार कर रहे थे। उनका इलाज 1 साल से अधिक समय से चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला था। इस शुभ दिन पर इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बूढ़े मास्टर झो ने अपनी पत्नी के चेहरे के भाव देखकर कहा, और तुरंत उसका हाथ थपथपाकर उसे सांत्वना दी। बुजुर्ग महिला ने आह भरते हुए कहा, कुछ दिनों में हम शी कांग और ताओ से दोबारा जांच करवाएंगे कि कोई प्रगति हुई है या नहीं। ठीक है, आप जो कहें, लेकिन अभी हम इस उत्सव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बूढ़े मास्टर झो ने बूढ़ी महिला को थपथपाते हुए कहा, बच्चों को गलतफहमी न होने दें। बुजुर्ग महिला झो ने जबरदस्ती मुस्कुराया, उनके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। उसी समय उनकी सबसे बड़ी पोती यूताओ, थकी हारी सी लग रही थी, अंदर आई। उसने व्यस्तता से सभी का अभिवादन किया और फिर सीधे बूढ़े मास्टर झो और बूढ़ी मैडम झो से मिलने चली गई। दादाजी, दादी जी, मैं वापस आ गई हूँ। बुजुर्ग महिला ने सामने वाली सीट की ओर इशारा करते हुए उसे बैठने के लिए कहा, क्या तुम्हारी माँ को अब कुछ बेहतर लग रहा है। यू ताओ की मां का दिल का ऑपरेशन हुआ था, और यू परिवार के सदस्य बारी बारी से अस्पताल में उनके साथ समय बिता रहे थे। काफी बेहतर। थकावट के बावजूद यू ताओ की मुस्कान सच्ची थी। उसने कल से तरल आहार लेना शुरू कर दिया है। डॉक्टर का कहना है कि वह असाधारण रूप से अच्छी तरह से ठीक हो रही है, और लगभग 1 महीने में वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये सुनकर अच्छा लगा, बूढ़ी मैडम झो ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान और भी सहज हो गई। मैं कल उनसे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारी माँ की नींद में खलल पड़ सकता है। दादी, आप बहुत विनम्र हैं, हम परिवार हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। यूताओ ने कृतज्ञतापूर्वक बुजुर्ग दंपति की ओर देखा। मेरे माता पिता ने मुझे आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था। दादा दादी ने मदद के लिए जिन 2 चाचियों को भेजा था, वे बहुत ही पेशेवर थीं। हम भाई बहन तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। ये सर्जरी काफी हद तक दादी और सास के प्रयासों की बदौलत ही संभव हो पाई। मैं बच्ची, बूढ़ी मालकिन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, हम सब परिवार हैं, ऐसी बाहरी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यू ताओ के हाथ पर थपथपाते हुए कहा, अपने कमरे में वापस जाओ और थोड़ी देर आराम करो। बाकी लोगों को आने में शायद थोड़ा समय लगेगा, जरूरत पड़ने पर हम आंटी झांक से आपको फोन करवा देंगे। दादी, मैं बस अपना चेहरा धो लूंगी, इतना ही काफी होगा। मैं आज रात पहले ही कई घंटे सो चुका हूँ। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया है। आप और दादाजी ने मदद के लिए जिन्हें भेजा था, वे सचमुच पेशेवर हैं। हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यू ताओ ने खड़े होकर वॉशरूम की ओर जाते हुए कहा। बूढ़े मास्टर झो ने एक छोटी सी आह भरी, मेरी प्यारी, ये सभी हमारी पोतियां हैं, और समय के साथ स्नेह बढ़ता है। बुजुर्ग महिला झो ने बुजुर्ग मास्टर झो को तीखी नजर से देखा और चुप रही। पूरी जिंदगी साथ बिताने के बाद वह अपने साथी के कहने का मतलब कैसे नहीं समझ सकती थी। वह मूल रूप से उसे यह कह रहा था कि वह दोनों के साथ समान व्यवहार करे और किसी एक के प्रति पक्षपात न करे, जिससे दूसरी पोती की भावनाओं को ठेस पहुंचे। दरअसल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन झो मिकांग वर्षों से परिवार से अलग थलग थी और उसने हमेशा शादी करने से इनकार कर दिया था। अब जब आखिरकार वह मान गया था, तो सभी लोग उत्साहित थे।
ऐसा लग रहा था कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वे सब बिना कुछ किए ही व्यस्त थे, कभी यहाँ पहुंचना, कभी वहां धोना, कभी फिर पहुंचना, कभी फिर से जांच करना। लिन यानक्यू, लियांग शियाओहोंग और लियू लिंगमेई, जो कल रात ही लौटी थी, उन्होंने खुद खाना बनाना भी शुरू कर दिया। जहां तक उनकी इस भतीजी की बात है, जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे, लियू लिंगमेई जिज्ञासा से भरी हुई थी। वो कभी कभी प्रवेश द्वार की ओर झांकती थी, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर किस तरह की लड़की उस जिद्दी युवक के दिल को छू सकती है। वो उस जिद्दी लड़के के प्रेम जीवन को लेकर काफी चिंतित थी। जब भी उसे कोई आकर्षक और अच्छे भविष्य वाली लड़की दिखती, तो वो उसके बारे में सोचती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो जिद्दी लड़का उन्हें एक नजर तक नहीं डालता, बल्कि सीधे सीधे उन्हें अस्वीकार कर देता था। अंततः उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। अगर उसने उसे बचपन से बड़ा होते हुए न देखा होता और उसे यह न पता होता कि उसने कितना कष्ट सहा है, तो वह इतनी चिंतित न होती। ये काफी निराशाजनक था, जिससे वह दोनों ही स्थितियों में असहज महसूस करती थी। परिवार के छोटे सदस्य भी एक एक करके आने लगे और जल्द ही घर शोरगुल से गुलजार हो गया। जब छुक्सिया और उसके साथी घर में दाखिल हुए, तो उन्होंने पाया कि असंख्य निगाहें सर्चलाइट की तरह उन पर टिकी हुई थीं। झाओ युलान, लिन बाओहे, झाओ युशान और ली युवान ने तुरंत महसूस किया कि उनके पैर कमजोर हो गए हैं। सौभाग्य से उन सभी को याद था कि छुक्सिया को शर्मिंदा नहीं करना है। घबराहट के बावजूद उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान बनी हुई थी। इतने सारे लोगों के बीच आंखों से आंखें मिलाना मुश्किल था, इसलिए वे बस आगे की ओर देखने लगे। झुओ परिवार के सदस्यों से भरे कमरे को देखकर छुक्सिया खुद थोड़ी अभिभूत महसूस कर रही थी। वे बहुत सारे थे, ऐसा लग रहा था कि वहां 30 या 40 लोग थे। सौभाग्य से झुओ परिवार का घर काफी बड़ा था, अन्यथा इतने सारे लोगों को ठहराना एक चुनौती होती। करने के लिए जारी नोवेल एरो 10 205 अध्याय 157 शक्तिशाली पिता जिया और माता जिया 205 अध्याय 157 शक्तिशाली पिता जिया और माता जिया कल के लिए एक अपडेट जोड़ते हुए, नुआन की तबीयत ठीक नहीं थी। कभी कभी ये किसी के नियंत्रण से बाहर होता है, कृपया नुआन के प्रति सहानुभूति रखें। योजक चिन्ह ससुराल वालों, अंदर आइए, अंदर आइए। झाओ युलान और अन्य लोगों को असहज महसूस करते हुए देखकर झू जिंगपिंग और लिन यानक्यू गर्मजोशी से आगे बढ़े, दंपति को गले लगाया और उन्हें अंदर ले गए। उसी समय चाचा झो गैंगपिंग और चाची लियांग शियाओहोंग झाओ युशान और ली युआन से मिलने गए, जबकि छुक्सिया को झो जिपिंग और झो शियानपिंग ने एक एक करके पकड़ लिया। अगर मिकांत का स्वभाव ऐसा न होता, तो शायद परिवार के सभी छोटे सदस्य उसके आसपास इकट्ठा हो जाते। जो लोग छुक्सिया से पहले नहीं मिले थे, वे अब उत्सुकता से उसका आकलन कर रहे थे। संभवतः तीसरी भाभी लियू लिंगमेई की तरह ही सोच रहे थे। यह आश्चर्य कर रहे थे कि इस भावी तीसरी भाभी में कौन से असाधारण गुण हो सकते हैं जिन्होंने तीसरे भाई का मन बदल दिया होगा। छुक्सिया को पकड़े हुए झू जियांगपिंग ने मिकान को आंख मारते हुए कहा, तीसरे भाई, आप अपना काम करते रहिए। तीसरी भाभी मेरे साथ सुरक्षित हैं और दूसरी बहन, आप उनकी चिंता न करें। मिकांग ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, उसका अच्छे से ख्याल रखना। बहुत खूब। परिवार के सभी छोटे सदस्य स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें फटी रह गईं। आज का दिन वाकई आंखें खोलने वाला था। इस भावी तीसरी भाभी में कुछ खास गुण होने चाहिए, तभी तो उन्हें न केवल तीसरे भाई ने स्वीकार किया है, जो आमतौर पर लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, बल्कि उन्होंने उनकी इतनी रक्षा भी की है। सबके बैठ जाने के बाद भी झाओ युलान और उनके पति के साथ साथ झाओ युशान और उनकी पत्नी थोड़े हैरान थे। उन्हें ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वे वहां कैसे चलकर आए थे। लिन यानक्यू ने प्यार से झाओ युलान का हाथ पकड़ा और परिचय देते हुए कहा, ससुराल वालों, आज यहाँ मौजूद हर कोई हमारे अपने परिवार का सदस्य है। आप लाओसान के चाचा और चाची, साथ ही उनकी छोटी चाची और उनके पति से पहले ही मिल चुकी हैं। उन्होंने चाचा झो गैंगपिंग और तीसरी भाभी लियू लिंगमेई की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तीसरे भाई के चाचा और चाची हैं, और वहाँ जो लड़का और लड़की हैं वे उनके बच्चे हैं। वो लड़की छोटी चाची के परिवार से है, जबकि लड़का और लड़की चाचा के परिवार से हैं। लिन यानक्यू द्वारा इशारा की गई दिशा में देखते हुए झाओ युलान और अन्य लोगों को थोड़ा चक्कर आने लगा और उन्हें लगा कि सभी लोग एक जैसे दिखते हैं, बस यांत्रिक रूप से सिर हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। दरअसल अभिवादन के बाद वे ये भी भूल गए कि कौन कौन था। लिन यानक्यू केवल लिन परिवार के सदस्यों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश कर रही थी। परिचय समाप्त करने के बाद उन्होंने युवा पीढ़ी की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, यहाँ भीड़ मत लगाओ, तुम लोग एक दूसरे से लंबे समय से नहीं मिले हो, जाओ और अपने अपने तरीके से खेलो। वूश, भीड़ तुरंत आधी होकर तितर बितर हो गई। छुक्सिया को झो जिपिंग और झो जियांगपिंग बगल वाले हॉल में ले गए, और स्वाभाविक रूप से छोटे बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले गए। तीसरी भाभी लियू लिंगमेई ने चारों ओर देखा और अंततः उनके पीछे जाने की इच्छा को दबाने में कामयाब रही। थोड़ा पानी पी लो, यात्रा से थक गए होगे, बूढ़ी मैडम झो ने गर्मजोशी से आमंत्रित किया, जिससे आखिरकार झाओ युलान और लिन बाओहे के चिंतित मन को शांति मिली। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि क्या झो परिवार की बुजुर्ग महिला ने अभी तक छुक्सिया को स्वीकार नहीं किया था।
उन्होंने जो देखा उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि बूढ़ी महिला झो के अलावा झो परिवार के अन्य सदस्यों को चुक्सिया से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर भी उनकी हैसियत को देखते हुए यह एक आपत्ति बेहद महत्वपूर्ण थी। बुजुर्ग महिला को न केवल मेहमानों का स्वागत करते हुए बल्कि उन्हें आमंत्रित करने के लिए खुद को विनम्र बनाते हुए देखकर दंपति इतने उत्साहित हो गए कि वे अपनी खुशी को मुश्किल से ही संभाल पाए। हालांकि पिछली सीखों को याद रखते हुए दोनों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपनी भावनाओं को थोड़ा शांत करने के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने कप उठाए और धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिया। ऐसा उन्होंने उस बुजुर्ग महिला के प्रति सम्मान दिखाने के लिए और घबराहट के कारण अपने पेय को गिराने से बचने के लिए किया, जो उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। अब भी दंपति के पैर कांप रहे थे। उन्होंने चुपके से झाओ युशान और ली एयुआन की ओर देखा, जिनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। शियाओमी, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? लियू लिंगमेई ने लिन बाओहे के बगल में बैठी मिकान को चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें डर है कि हम तुम्हारे ससुराल वालों को इतना परेशान करेंगे कि वे घर छोड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे? हाँ, मिकांग ने शांत भाव से उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, मुझे दूसरों की चिंता नहीं है, सिर्फ तुम्हारी चिंता है। छी, उसकी इस टिप्पणी पर आंटी लियांग शियाओहोंग जोर से हंस पड़ी और फिर उन्होंने अजीब तरह से झाओ युलान और दूसरों को समझाया, वह अपनी तीसरी आंटी से नाराज है। परिवार में वही एक ऐसी महिला थी जो हमेशा उसकी डेट्स तय करने के लिए उत्सुक रहती थी। मैं तो सद्भावना से ऐसा कर रही थी। लियू लिंगमेई ने घटना का वर्णन करते हुए खुद को अपमानित महसूस किया। मैंने यह उसके लिए किया और वह अब भी मुझसे नाराज है। उसने अभी जो कहा उसे सुनो, अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। पर्याप्त। जिस तरह से तुम लगभग हर दूसरे दिन लड़कियों को घर लाती हो, उससे न केवल वह बल्कि मैं भी परेशान हो जाऊंगी। अंकल झो गैंगपिंग ने अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, तुम हमेशा अविश्वसनीय मामलों में दखल देती हो। लियू लिंगमेई को बुरा लगा और उसने बूढ़ी मैडम झो की ओर मुड़कर कहा, माँ आप ही फैसला कीजिए। 206 अध्याय 157 शक्तिशाली पिता और माँ जिया अंडरस्कोर 2। मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं करूंगी। बूढ़ी मैडम झो बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही थी। भले ही तुम उन तरह के लोगों को वापस ले आओ, मुझे उनकी परवाह नहीं है। लियांग जियाओहोंग हंसते हुए बोली, हाँ, एक बार तुम डाकघर से एक लड़की को लेकर आए थे। दिखने में बुरी नहीं थी, लेकिन जब भी वह बोलती थी वो हमेशा हमारी छत को घूरती रहती थी। इससे मुझे भी काफी देर तक ऊपर की ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे लगा कि वहाँ कुछ बढ़ रहा है। बुजुर्ग महिला ने भी अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, एक और भी थी, देखने में अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई उसने सबसे पहले पूछा कि क्या शादी के बाद वह हमारे घर में रह सकती है और क्या उसके माता पिता भी यहाँ रह सकते हैं। जब उसने अपने भाई और भाभी का जिक्र किया तब मुझे लगा कि वह अपने पूरे परिवार को हमारे साथ रहने के लिए लाना चाहती है। हाँ हाँ, मुझे लगा कि वह अपने भाई और भाभी को भी हमारे साथ रहने के लिए लाना चाहती है। छोटी चाची झो युपिंग ने ली युआन की बांह थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, भाभी, अंदाजा लगाओ कि वह असल में क्या चाहती थी। ली युआन के पास साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह क्या चाहती थी? वह चाहती थी कि हमारा परिवार उसके भाई को एक निश्चित विभाग में नौकरी दिलवा दे। क्या आपको पता है कि उसके भाई और भाभी क्या काम करते हैं? झू युएपिंग ने ताना मारते हुए कहा, फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर काम करते हैं, प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह यह अनुरोध कर सके। हमें बहू की चाहत हो सकती है, लेकिन हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचे। झाओ युलान और लिन बाओहे ने हैरानी भरे भावों से एक दूसरे की ओर देखा। इसका क्या अर्थ था? क्या ये भविष्य में ऐसे विचारों को मन में न लाने की चेतावनी है? आप निश्चिंत रहें, हमारी ऐसी कोई मांग नहीं होगी। हम बस यही आशा करते हैं कि चुक्सिया के परिवार में शादी करने के बाद झो परिवार के सदस्य उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे और रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो वास्तव में उसका सम्मान करेंगे। जहां तक मेरी और उसकी माँ, उसके सबसे बड़े मामा और मामी की बात है, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो केवल उसकी अच्छी किस्मत का आनंद लेने के बारे में सोचते हैं। हालांकि मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर झो परिवार का कोई भी सदस्य उसे धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं उसके लिए न्याय पाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दूंगा। अपनी बेटी के हितों की बात आने पर लिन बाओहे हमेशा आक्रामक रुख अपनाने के लिए तैयार रहते थे और इस बार भी ऐसा ही था। झू युएपिंग शर्मिंदा दिख रही थी। भाई लिन, आपने गलत समझा है। मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब मैं अभी बात कर रहा था तब मैंने इस बारे में कभी उस तरह से सोचा भी नहीं था। मैं बस सबके साथ हंसना चाहता था। जू झेंगहोंग ने भी तुरंत कहा, भाई लिन, युइपिंग सच कह रही है। वो इतनी बेबाक है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। बूढ़ी मैडम झो ने मुंह बनाया लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि मन ही मन वह लिन बाओहे को थोड़ा कमतर समझती थी। ये तो बस एक मामूली सी बात थी, क्या इसे इस तरह से बढ़ाने की कोई जरूरत थी? उनकी बेटी की शादी झो परिवार में होगी और हम उसके खिलाफ कुछ भी कह या कर नहीं पाएंगे। ये सिर्फ साधारण पृष्ठभूमि वाले लिन परिवार की बात नहीं है। ये परिवार भी ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना?
किसी और के परिवार में शादी करना और फिर भी देवी की तरह व्यवहार किए जाने की उम्मीद रखना, क्या यह अनुचित नहीं है? झाओ युलान ने सभी से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, उसके पिता बिल्कुल वैसे ही हैं। हमारी जिया बचपन में बहुत कमजोर थी और दूसरे बच्चे अक्सर उसे तंग करते थे। उसके पिता को उसकी रक्षा करने की आदत पड़ गई थी। चुक्सिया की शादी हो जाने के बाद अगर वो कुछ गलत करती है तो भी हमें उसे मार्गदर्शन देने के लिए सभी की जरूरत होगी। वो अभी बच्ची है और उससे गलतियां होना स्वाभाविक है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि कोई उसे दोष नहीं देगा और उसे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा। चिंता मत करो, हम उसके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करेंगे। लिन यानकियू ने जल्दी से अपना रुख व्यक्त किया, लेकिन मन ही मन खुद पर ताना मारा। ये जोड़ा कुछ अलग ही है। पहले तो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन लिन चुक्सिया के अधिकारों के लिए लड़ते समय वे अचानक बदल गए। अरे, माता पिता क्या क्या नहीं करते। दरअसल क्या वह और उसका पति एक ही व्यक्ति नहीं थे। अगर पहले लिन यानकियू ने चुक्सिया और उसके परिवार को केवल अपने बेटे की स्वीकृति के कारण स्वीकार किया था, तो अब वह वास्तव में उस परिवार को पसंद करती थी। उसे रीढ़विहीन और दब्बू लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। लोगों में जोश और उत्साह होना चाहिए। ये सब दिल में बदलाव और नजरिए में बदलाव की बात है। ओल्ड मैडम झो और लिन यानकियू के नजरिए से देखने पर उसी मुद्दे के बिल्कुल अलग परिणाम निकले। लियू लिंगमे को अब लिन बाओहे और झाओ युलान की हर बात नापसंद आने लगी थी। उनकी राय में इससे पहले उन्होंने झो मिकांग से जिन लड़कियों का परिचय कराया था, उनकी शारीरिक बनावट, रूप रंग और पारिवारिक पृष्ठभूमि लिन चुक्सिया से कहीं बेहतर थी। जिस लड़की ने अपने परिवार को साथ रहने के लिए कहने की हिम्मत की, वह भी लिन चुक्सिया से बेहतर थी। लिन चुक्सिया के माता पिता ने दावा किया कि वे उसका फायदा नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शादी के बाद ये बदल जाएगा। और उनके मौजूदा रवैये को देखते हुए ये संभावना थी कि भविष्य में उनसे निपटना मुश्किल होगा। वो अपने भतीजे की पसंद को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी। हाँ, लिन चुक्सिया दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन पहली नजर में वो महत्वपूर्ण मामलों की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम नहीं लगती थी। और क्या झो परिवार की सभी बहुएं आंतरिक और बाहरी दोनों कार्यों को संभालने में सक्षम नहीं थीं? ऐसा लगता है कि झो परिवार की परंपराएं यहीं से बदलना शुरू हो जाएंगी। अफसोस की बात है, चूंकि यह भतीजा सबसे होशियार था और सही या गलत, दोनों ही मामलों में उसकी राय सबसे प्रबल थी, इसलिए उनके द्वारा किसी भी सलाह को सुनने की संभावना नहीं थी। पिताजी, माताजी, बड़े मामा, मामा, चिंता मत करो। इस घर में कोई भी चुक्सिया के लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वे ऐसा करते हैं, तो मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। हम अपने दम पर जिएंगे। झो मिकांग ने लिन बाओहे के बगल में बैठे हुए सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जब झो मिकांग ने अपना बयान दिया, तब भी लियू लिंगमे तरह तरह की शिकायतें कर रही थी। यदि पहले उसके मन में हालात बदलने की कोई आशंका थी भी, तो अब वह ऐसी किसी भी आशंका से मुक्त हो चुकी थी। वह अपने भतीजे के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अब जब उसने ये कह दिया है, तो वह निश्चित रूप से इस पर अमल करेगा। इस तरह की नाराजगी को भड़काना ठीक नहीं था। भविष्य में उसे बस ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उसकी अपनी बहू की ठीक से जांच पड़ताल की जाए। बूढ़े मास्टर झो ने अपनी बेटी को घूर कर देखा, फिर लिन बाओहे और झाओ युलान की ओर मुड़े और कहा, शाओ लिन, शाओ झाओ, इन कुछ लोगों की बातों को दिल पर मत लो। आप निश्चिंत रहें, झो परिवार के सभी लोग समझदार हैं। मेरी बूढ़ी पत्नी भी चुक्सिया के खिलाफ नहीं है, वो बस अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसे चुक्सिया के साथ कुछ समय बिताने दें और आप पाएंगे कि चुक्सिया की सबसे अधिक रक्षा करने वाली वही है। जारी रहेगा। 207 अध्याय 158 प्रभावशाली छोटी भाभी। मैं कल की पोस्ट की भरपाई आज कर रहा हूँ। मैं आज की वादा की गई पोस्ट का कर्ज धीरे धीरे चुका दूंगा। खैर, मैं जल्द ही इसका भुगतान कर दूंगा, बस मैं कोई निश्चित वादा नहीं करूंगा। कल मेरे कुत्ते की मौत हो गई और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मेरा मूड खराब होने की वजह से मेरा शरीर भी बहुत खराब महसूस कर रहा था। आह। जब ओल्ड मास्टर झो ने ये कहा, तो लिन बाओहे और झाओ युलान शर्मिंदा महसूस करने लगे। बाद में सोचने पर उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी, इसलिए वे दोनों एक साथ खड़े हो गए और बोले, हमें चुक्सिया की रक्षा करने की आदत है, और बेशक हम जानते हैं कि झो परिवार के सदस्य उसे परेशान नहीं करेंगे। बस हम घबरा गए थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, इसलिए हमने बेमतलब की बातें बोल दी। झाओ युलान ने लिन बाओहे को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, हमेशा तुम ही गड़बड़ पैदा करते हो। लिन बाओहे ने शर्मिंदा होकर अपना सिर छूते हुए कहा, अंकल झो, आंटी झो, ससुराल वाले, सब लोग, मैं एक स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ और शब्दों के मामले में अच्छा नहीं हूँ। कृपया इसके लिए मुझे दोषी न ठहराएं। बूढ़े मास्टर झो ने दंपति को हाथ हिलाकर कहा, बैठ जाओ, मैं अपने मन की बात कहता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो लिन परिवार वास्तव में झो परिवार जितना समृद्ध नहीं है, लेकिन मुझे आपका ये रवैया ठीक इसी वजह से पसंद है। बिल्कुल सही, भाई लिन सचमुच ईमानदार हैं और बहन आप बहुत समझदार हैं।
आप जैसे ससुराल वाले पाकर हमें सचमुच खुशी होती है। लिन यांकियू ने झोउ जिंगपिंग को कोहनी मारते हुए कहा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? झोउ जिंगपिंग ने जोर देकर सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। परेशानी खड़ी करने वाली झोउ युएपिंग ने भी जल्दी से कहा, भाई लिन, भाभी, जब आप मुझे जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं स्पष्टवादी हूँ। मैंने उस समय जो कहा था, मेरा मकसद सिर्फ माहौल को हल्का करना था, इसका कोई और मतलब नहीं था। बहन, इस मामले में हम गलत थे। ये जानते हुए कि लिन परिवार की स्थिति झो परिवार जितनी अच्छी नहीं है, हम हमेशा मन ही मन थोड़ा चिंतित रहते हैं कि चुक्सिया को नीचा देखा जा सकता है या उसे परेशान किया जा सकता है। कभी कभी जब आप बिना किसी बुरे इरादे के कुछ कह देते हैं, तो हम उस पर जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सभी उसके पिता और मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। वो हमारी इकलौती संतान है, भले ही हमारी परिस्थितियां सबसे अच्छी ना हो, फिर भी वह सचमुच हमारे दिलों का खजाना है। जब से वह छोटी थी, हमने उसे कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं झेलने दी। इस बच्चे का स्वभाव भी ऐसा है कि वह अपने साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें सचमुच डर है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। हमारी सिर्फ एक ही बेटी है। ये कहना जरूरी है कि झाओ युलान वाकई एक बुद्धिमान महिला थी। हालांकि वह अपने शब्दों में गलती स्वीकार कर रही थी, लेकिन उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भले ही लिन परिवार झो परिवार जितना धनी न हो, लेकिन उनकी बेटी को एक अनमोल खजाने की तरह पाला पोसा गया था। यदि झो परिवार अब भी उसे प्यार नहीं कर सकता, या यदि वे अब पछता रहे हैं, तो भविष्य में दोनों पक्षों को होने वाले पछतावे और असुविधा से बचने के लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। लिन यानक्यू ने उसकी बातों का अंतर्निहित अर्थ समझ लिया और हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है, सास जी, आप अपनी प्यारी बेटी की शादी इतनी जल्दी करने के लिए अनिच्छुक हैं। आपको उम्मीद है कि शायद हमारा मन बदल जाए ताकि आप उसे कुछ और साल अपने पास रख सकें, लेकिन आपने गलत अनुमान लगाया। चुक्सिया अब हमारे झो परिवार की बहू है और यह कभी नहीं बदलेगा। ही अपने विचारों के प्रकट होने पर झाओ युलान थोड़ी शर्मिंदा होकर हंस पड़ी। झाओ युशान ने राहत की एक लंबी सांस ली। वह अपनी बहन और बहनोई से इतना डरा हुआ था कि लगभग मर ही गया था। क्या उसने पहले कभी घर पर उनकी हठधर्मिता पर ध्यान नहीं दिया था? जिस परिवार के पास वे आए थे, उसे देखते हुए वे इतना हंगामा क्यों कर रहे थे? अगर झो परिवार ने सचमुच अपना मन बदल लिया, तो उन्हें फिर से ऐसा अच्छा पति का परिवार कहाँ मिलेगा? उन अधिकारियों के बारे में उसने जो कुछ देखा था, और दूसरों की तो बात ही छोड़िए, उदाहरण के तौर पर उसकी दूसरी भाभी के परिवार को ही ले लीजिए, वे केवल एक कम्यून के प्रमुख के पद पर थे, फिर भी उसकी दूसरी भाभी ने अहंकारी रवैया अपना लिया और एक ऐसी उत्कृष्ट बहू ढूंढने का इरादा किया जिसे वह पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रख सके। झो परिवार की वर्तमान स्थिति क्या है? उनके रवैये को देखो, उनके व्यवहार को देखो। संतुष्ट होना, भले ही वे उदासीन थे, हमें हंगामा नहीं करना चाहिए था। जब चुक्सिया की शादी उनके परिवार में हो जाएगी, तब हम उन्हें अपना अच्छा पक्ष दिखाएंगे। जब वह एक लड़के को जन्म देगी, तो क्या झो परिवार में हमारी स्थिति अधिक सुरक्षित नहीं हो जाएगी? उसके बाद तो बस अच्छे दिन ही आएंगे। नहीं, वापस आते ही उसे इन दोनों मूर्खों को सबक सिखाना ही होगा। घर पर इतने ईमानदार रहने वाले दो लोग घर से बाहर निकलने पर इतना अलग व्यवहार कैसे कर सकते हैं? इन सब बातों पर विचार करते हुए झाओ युशान के होंठ हिले, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। शायद ये साहस इसलिए है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। झाओ युलान और लिन बाओहे इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हालांकि वे उच्च अधिकारियों के आसपास घबरा जाते हैं, लेकिन जब उनकी बेटी के हितों की बात आती है, तो वे निडर संत योद्धाओं में बदल जाते हैं। आखिरकार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी बेटी है, और उसके लिए किया गया कोई भी काम सार्थक है। जहां तक झाओ युशान की बात है, जो एक टीम लीडर से सचिव के पद तक पहुंचे, जो कई बार गिरे और फिर उठे, भले ही वह केवल सत्ता के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी वह सबसे पहले अपने परिवार के लिए इसे त्याग देंगे। लेकिन जब वह वास्तव में उन उच्च अधिकारियों का सामना करता है, जिनसे वह अपने सामान्य जीवन में मिल भी नहीं सकता, तो उसके भीतर छिपा हुआ भय अवचेतन रूप से उभर आता है, जिससे उसकी प्रतिक्रियाएं ली एयुआन की तुलना में भी अधिक अनियंत्रित हो जाती हैं। 208 अध्याय 158 उग्र छोटी भाभी अंडरस्कोर दो ली एयुआन और दूसरी चाची लियांग उत्साहपूर्वक बातें कर रही थी, जो उनके आरक्षित स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। जी हाँ, उन्होंने लिन बाओहे की भूमिका सफलतापूर्वक संभाल ली थी। और हाँ, एक और व्यक्ति था जो लगभग उतना ही शांत स्वभाव का था जितना वह खुद था, झो मिकांग। लिन बाओहे और झाओ युलान से वादे करने के बाद वह चुपचाप एक श्रोता के रूप में एक तरफ बैठा रहा, यहाँ तक कि जब लिन बाओहे और झाओ युलान ने बाद में संदेह व्यक्त किया, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। दरअसल उनके व्यक्तित्व को देखते हुए पहले दी गई वो गारंटी ही उनकी ओर से की जा सकने वाली अधिकतम सहायता थी। अगर यह बात न होती कि उसने खुद ही एकतरफा तौर पर इस शादी के लिए दबाव डाला था, तो शायद उसने इतना प्रयास नहीं किया होता। तीसरी भाभी, हम कई वर्षों से आपके हमारे साथ जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। आपको नहीं पता कि मेरी माँ थर्ड के लिए बहू पाने के लिए कितनी बेताब हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि वो सपनों में भी इसके बारे में चिंता करती हैं।
हाँ, तीसरी भाभी, अगर मुझे इस बात का डर न होता कि मेरा बच्चा तीसरे भाई के बच्चों से बड़ा होगा, तो शादी के बाद मैं निसंतान क्यों रहती। उन्होंने मुझे सचमुच पीछे खींच लिया। तीसरी भाभी, आप और तीसरे भाई की मुलाकात कैसे हुई? तीसरी भाभी, पहले आप किसे पसंद करती थी या तीसरे भाई को? मुझे लगता है कि तीसरी भाभी ही सबसे पहले तीसरे भाई के प्यार में पड़ी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तीसरे भाई के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए, भले ही वह तीसरी भाभी को पसंद करता हो, फिर भी वह निश्चित रूप से पहल नहीं करता। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उस कोने में चुक्सिया अपने भाई बहनों और चचेरे भाई बहनों से घिरी हुई थी और उनके लगातार सवालों को सुन रही थी, जिससे वह अभिभूत हो गई थी। उसे किसके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। इसके अलावा झो जिपिंग और झो जियांगपिंग को छोड़कर बाकी सभी का स्पष्ट रूप से मानना था कि झो मिकांत के साथ उनकी शादी उनकी हठधर्मिता और दबाव का परिणाम थी। अगर वह सच भी बोलती तो शायद वे उस पर विश्वास नहीं करते। अंततः उसने सबको अपनी इच्छानुसार बोलने दिया और छोटी छोटी घूंटों में अपनी चाय पीती रही। अगर वह चाय नहीं पी रही होती तो उसे मुस्कुराहट बनाए रखनी पड़ती थी और उसे डर था कि इस प्रयास से उसका चेहरा अकड़ जाएगा। तुम लोग एक एक करके आओ, क्या तुम किसी को बातों से परेशान करके मारना चाहते हो? बड़ी भाभी यू ताओ हंसते हुए सबको पीछे धकेलकर चुक्सिया के बगल में बैठ गई। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वे सब उपद्रवी हैं। बड़ी भाभी, आप पक्षपात कर रही हैं। गोल चेहरे वाली एक लड़की ने नखरे से मुंह बनाते हुए कहा, पहले तो आप हमेशा मुझ पर सबसे ज्यादा प्यार बरसाती थी और अब आप कहती हैं कि मैं परेशानी खड़ी करने वाली हूँ। अगर तुम लोग इस अराजकता में शामिल नहीं होगे तो मैं तुम पर अपना प्यार बरसाती रहूंगी। यू ताओ ने झो जिपिंग और झो जियांगपिंग की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, तुम दोनों सहमत हो, है ना? बिल्कुल। झो जियांगपिंग ने गोल मटोल चेहरे वाली लड़की को झट से गले लगा लिया। आओ, चौथी बहन तुम्हें लाड़ प्यार करे। लड़की ने आंखें घुमाई और जीभ बाहर निकाली। मैं तो गई काम से, चौथी बहन मुझे दबाकर मार ही डालेगी। फिर उसने आंखें खोली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तीसरी भाभी, मैं जू शुक्सियन हूँ, आपको याद है ना? बिल्कुल। शुक्सिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। मन ही मन सोच रही थी कि वो किसी और को तो भूल सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं, खासकर तुम्हारे जैसे सभ्य नाम और फिर भी लड़कों जैसी हेयर स्टाइल और अंदाज वाले इंसान को। क्या ये बिल्कुल विपरीत स्वभाव का मामला हो सकता है? उसके पीछे खड़े शर्मीले युवक जू शुक्सियन के भाई जू यान को देखकर यह स्पष्ट था कि जू शुक्सियन की तुलना में उसमें लिंग संबंधी कुछ भ्रम था। जब भी वह बोलता, लड़का शर्मा जाता था। उसकी आवाज नर्म और कोमल थी। ये समझना वाकई मुश्किल था कि छोटी चाची झो और डिवीजन कमांडर जू ने इतने शांत स्वभाव वाले बेटे का पालन पोषण कैसे किया होगा। क्या तुम ही वो थी जिसने तीसरे भाई का पीछा किया था? इसी क्षण लगभग 25 वर्ष की एक लंबी महिला ने बातचीत का रुख मोड़ दिया। वह तीसरे चाचा झो की सबसे बड़ी बेटी झो एपिंग थी, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी। वो विवाहित थी और एक बेटी की मां थी। उसकी आवाज में शत्रुता महसूस करते हुए चुक्सिया की भौहें तन गईं और उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। नहीं, तुमने तो पीछा नहीं किया था। झो एपिंग ने भौहें चढ़ाते हुए उसे गौर से देखा। तो फिर तीसरे भाई को तुम में क्या दिखा? सिस्टर मेरू से अपनी तुलना बिल्कुल मत करो। मेरी माँ ने जिन लड़कियों से तुम्हारा परिचय कराया है वे भी तुम्हारे स्तर की नहीं हैं। झो एपिंग, झो जियांगपिंग ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? सिर्फ इसलिए कि तीसरे भाई ने तुम्हारी माँ द्वारा मिलवाई गई किसी भी महिला को नहीं चुना, तुम नाराज हो? अब सबके सामने मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तीसरी भाभी ही वो महिला थी जिनका तीसरे भाई ने लगातार पीछा किया था। अगर तीसरे भाई की जिद न होती तो तीसरी भाभी न तो सगाई के लिए राजी होती और न ही उससे शादी करने के लिए। अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को बेकाबू मत होने दो। वह तीसरी भाभी हैं और आज से जो भी उनका विरोध करेगा वह मेरा झो जियांगपिंग का विरोध करेगा। सावधान रहो, वरना जब मैं तुमसे मुंह मोड़ लूंगा तो तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। झो जिपिंग ने भी दृढ़ता से कहा, मैं भी उसके साथ हूँ। मैं झो जिपिंग हमेशा अपनी बहन और भाभी के साथ खड़ा रहूंगा। सुरक्षित महसूस करना वाकई बहुत अच्छा लगा। शुक्सिया के मन में उठ रही जलन धीरे धीरे कम हो गई। अभी अभी उसने सोचा था कि अगर कोई उसके लिए नहीं बोला तो वह इस परेशान करने वाली महिला को खरी खोटी सुनाने के लिए आज की सगाई रद्द करवाने का जोखिम भी उठा लेगी। क्या शारीरिक रूप से कमजोर होने और एक साधारण परिवार से होने के कारण वह आसानी से धमकाने योग्य प्रतीत होती थी? वह हमेशा से शारीरिक रूप से कमजोर नहीं थी और न ही वह पहले किसी साधारण परिवार से थी। उसने भला कभी इतनी मामूली बेचैनी कब सहन की थी? चाचा जी शायद सहन कर लें, लेकिन चाची नहीं। झो एपिंग के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। क्या तुम दोनों पागल कुत्ते हो? क्या तुम मुझे बाहरी होने के कारण काट रहे हो? झो जियांगपिंग ने सीधे बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, बाहर निकलो। ये छोटी चाची अपने गुस्सैल स्वभाव के साथ, हाँ, उन्हें ये पसंद था। जैसे ही उसने ये सोचा, चुक्सिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई और वह अनजाने में झो जियांगपिंग के करीब झुक गई।
भाभी तीसरी भाभी के स्नेह को महसूस करते हुए झू जियांगपिंग और भी सीधी होकर बैठ गई और झो एपिंग की ओर देखने लगी, जिसका चेहरा लाल हो रहा था। अगर तुम जाना नहीं चाहती तो अब से चुप रहो। जैसे ही उसके चेहरे पर उदासी से शांति का भाव आया, झो एपिंग ने धीरे धीरे खुद को संभाला और झो जिपिंग और झो जियांगपिंग को देखकर मुस्कुराई। यह मेरे तीसरे भाई की सगाई की पार्टी है, बेशक मैं इसमें शामिल हो रही हूँ। अगर मेरे पिछले सवाल से आपको बुरा लगा हो तो इसका कारण यह है कि आपको पूरी बात नहीं पता है। दूसरे भाई बहनों से पूछो, क्या वे भी मेरी तरह ही नहीं सोचते। जारी रहेगा। 209 अध्याय 159 दुर्जय भावी पति। रात का पहला पहर बीत चुका था। योजक चिन्ह। झो परिवार की युवा पीढ़ी में झो एपिंग स्वभाव से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी थी। वो हमेशा हर काम में सबसे आगे रहना चाहती थी और जब तक वह ऐसा नहीं कर लेती तब तक संतुष्ट नहीं होती थी। उदाहरण के लिए उनकी चचेरी बहन झो जियांगपिंग के पति लियाओ हुई अब राजधानी में एक निश्चित समूह के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे और झो जियांगपिंग के सामने झो एपिंग अक्सर ग्रामीण जीवन की गरीबी, अव्यवस्था और असहनीयता पर विलाप करती थीं। शुरू में झो जियांगपिंग उससे बहस करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसे अब कोई परवाह नहीं रही। वह और लियाओ हुई एक दूसरे के साथ पले बड़े थे, जैसे दो सगे संबंधी मछलियां। लियाओ उसके साथ अपनी बेटी से भी बेहतर व्यवहार करती थी। लोग हमेशा कहते थे, अगर आप एक दिन के लिए बेटी हैं तो आप एक दिन के लिए अधिकारी हैं, लेकिन जब से उनकी शादी लियाओ परिवार में हुई है तब से उन्हें अपने अविवाहित होने के समय से कोई फर्क महसूस नहीं हुआ है। चाहे वह अपने माता पिता के घर जाना चाहती हो या अपने पति के परिवार से, या फिर ग्रामीण इलाके में अपने पति से मिलना चाहती हो, किसी ने भी उसकी स्वतंत्रता में दखल नहीं दिया। दूसरी ओर झो एपिंग को शादी के बाद उसके पति के परिवार द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वह बस ईर्ष्यालु थी, इसलिए झो जियांगपिंग ने उससे और बहस करने की जहमत नहीं उठाई। कभी कभी झो जियांगपिंग को झो एपिंग पर दया भी आती थी, जो अपने माता पिता के घर में प्रतिस्पर्धी और चिड़चिड़ी होने के बावजूद अपने पति के परिवार में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। झो एपिंग का विवाह राजनीति में तेजी से उभरते हुए शियाओ परिवार के शियाओ युवेन से हुआ था, जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से झो परिवार जैसे परिवार को अस्वीकार कर दिया था, जो युद्ध के वर्षों के दौरान रक्तपात और संघर्ष के माध्यम से विकसित हुआ था। यह अस्वीकृति अंततः एक हीन भावना से उपजी थी। झो एपिंग ने ही शियाओ युवेन पर अपनी नजरें जमाई थीं, लेकिन शियाओ युवेन के मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं थी। उन दोनों का एक साथ आना पूरी तरह से झो एपिंग की पहल के कारण हुआ था। कोई सोच सकता है कि जियाओ परिवार को विवाह के माध्यम से लिन परिवार के साथ गठबंधन करके अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि दोनों परिवारों के माता पिता एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और कोई कल्पना कर सकता है कि शादी के बाद झो एपिंग का जियाओ परिवार में क्या स्थान रहा होगा। फिर भी अपने ही परिवार के भीतर वह जितना अधिक अलग थलग महसूस करती थी, झो एपिंग अपने परिवार के सदस्यों के सामने अपनी छवि को उतना ही निखारने की कोशिश करती थी ताकि वह अपने चुनाव की सहीता साबित कर सके। सच तो यह है कि सभी लोग जानते थे कि झो एपिंग शियाओ परिवार में किस तरह का जीवन जीती थी और वे उससे बहस नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस बार उसने जो किया वह सरासर निर्दयता थी। पहले तो वास्तव में झो परिवार के कई युवा सदस्यों को इस बात पर संदेह था कि भाभी तीसरे भाई का ध्यान आकर्षित करने और उनका स्नेह जीतने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि झो जियांगपिंग के समझाने के बाद कोई भी इसके विपरीत नहीं सोचेगा। झो जियांगपिंग का स्वभाव कैसा था? वह ऐसी शख्सियत थी जो कभी झूठ नहीं बोलती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। क्या उन्हें झो एपिंग की साजिशों के बारे में पता नहीं था? संख्या में कोई दोष नहीं था। अगर हर कोई ऐसा सोचता तो क्या तीसरा भाई सचमुच सगाई की दावत से पूरे परिवार को बाहर निकाल देता? क्या उसे लगता था कि वे मूर्ख थे? संख्या में कोई दोष नहीं की कीमत ये होगी कि तीसरा भाई अब से उन्हें कभी भी कृपा दृष्टि से नहीं देखेगा। यदि झो परिवार में युवा पीढ़ी के नेता तीसरे भाई का उनके प्रति ऐसा दृष्टिकोण होता तो वे अपना गुजारा कैसे करते? छठी बहन झो परिवार की युवा पीढ़ी में वह छठे स्थान पर थी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, उनमें से एक ने कहा। तीसरे भाई के रवैये को देखकर ही पता चलता है कि तीसरी भाभी का पीछा उसी ने किया था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, दूसरे ने कहा। अगर मुझे पहले कोई संदेह था तो चौथी बहन के स्पष्टीकरण के बाद मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं रहे, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। चौथी बहन, जब तीसरा भाई पूछे तो तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी। तीसरे भाई द्वारा चुनी गई तीसरी भाभी के लिए मेरे मन में केवल सम्मान है, एक अन्य ने विनती की। उद्धरण चिन्ह। अनेक आवाजों के शोरगुल के बीच झो एपिंग का चेहरा दिन ब दिन बदसूरत होता जा रहा था। उसने शुरू में इस विषय को इसलिए उठाया था क्योंकि उसे लगा कि दादा दादी और चाचाओं ने लिन चुक्सिया को परिवार में शादी करने की अनुमति शायद बेबसी के कारण ही दी थी। तीसरा भाई कई सालों से शादी न करने पर अड़ा हुआ था और अब जब वह आखिरकार मान गया था तो ऐसा लग रहा था मानो अगर दुल्हन एक सुअभी होती तो भी बड़े बुजुर्ग मान जाते।
लेकिन तीसरे भाई को जैसा वह जानती थी, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि लिन शुक्सिया से शादी करना शायद बड़ों की बकबक से बचने के लिए ही था। इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि शादी के बाद झोऊ परिवार में लिन शुक्सिया की स्थिति कैसी होगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस समय सभी को किसका साथ देना चाहिए, क्या ये स्पष्ट नहीं था। उनके ससुर, जो वर्तमान में मंत्री स्तरीय अधिकारी हैं और एक महत्वपूर्ण नेता के चहेते भी हैं, और उनके पति शियाओ युबिन, जो 27 वर्षीय उपनिदेशक हैं, तीसरे भाई की तुलना में वे बहुत अलग नहीं थे। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो एक दिन उनके लिए तीसरे भाई को पीछे छोड़ना मुश्किल नहीं होगा। उसके ससुर का परिवार झोऊ परिवार के साथ संबंध रखने में अनिच्छुक क्यों होगा? इसका एक कारण ये था कि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, और दूसरा कारण ये था कि हाल के वर्षों में जियाओ परिवार की विकास प्रवृत्ति झोऊ परिवार की तुलना में खराब नहीं थी, कम से कम वह यही मानती थी। बिना किसी बुनियाद के एक परिवार ने आज इतनी सफलता हासिल कर ली है, क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं है? इन चचेरे भाइयों में राजनीतिक सूझबूझ की कमी थी। झोऊ जियांगपिंग से डरकर उन सभी ने उसके साथ विश्वासघात किया था। एक दिन उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। तुम सब क्या कर रहे हो? झोऊ मिकांग पास आया और उसने देखा कि चचेरे भाई बहन चुक्सिया और उसकी दोनों बहनों के चारों ओर इकट्ठा होकर बत्तखों की तरह लगातार बातें कर रहे हैं, और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। सभी लोग तीसरी भाभी को पसंद करते हैं और उनसे मिलने आए हैं। झोऊ जियांगपिंग ने मुस्कुराते हुए झोऊ मिकांग की ओर देखते हुए कहा, तीसरे भाई, तीसरी भाभी तो बहुत लोकप्रिय हैं। इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? खाने का समय हो गया। झोऊ मिकांग ने ये दो शब्द कहे और जाने के लिए मुड़ गया। उबाओ, झोऊ जियांगपिंग ने जीभ बाहर निकाली और चुक्सिया को ऊपर खींचते हुए कहा, तीसरी भाभी, चलो खाना खाते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में एक भी बुरा शब्द कहने की हिम्मत की, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तीसरी बहन, अगर कोई बड़ी बहन तीसरी भाभी के बारे में कुछ बुरा कहे, तो क्या तुम उसे भी मार डालोगी? जू शुक्सियन ने झोऊ एपिंग की ओर देखते हुए पूछा, जिसका स्पष्ट अर्थ था तीसरी चाची झोऊ लियुलिंग में। बिल्कुल वही, झोऊ जियांगपिंग ने ठंडी आवाज में कहा, यह मेरी तीसरी भाभी है, इससे किसी और को क्या लेना देना। छोटी चौथी, झोऊ जिपिंग ने उसे घूरते हुए कहा, तुम एक लड़की हो, मैं कभी सभ्य महिला नहीं रही। झोऊ जियांगपिंग ने बोलते हुए जू शुक्सियन को कोहनी मारी, शाओ शियान, तुम्हें और सभ्य महिला की तरह व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी चाची द्वारा दिए गए नाम को सचमुच धूमिल कर दोगी। शालीनता की तो बात ही छोड़ो, अगर मैंने सचमुच ऐसा किया तो वे शायद मुझे शैतान समझकर आग में जला देंगे। शाओ शियान, इस तरह बात मत करो। जू यान चिल्लाई और जू शुक्सियन ने तुरंत अपने चेहरे पर हाथ फेरकर अपने भावों को ठीक किया और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, भाई, फिर मैं कैसे बात करूं? झोऊ जियांगपिंग लड़खड़ाते हुए, हाथ हिलाते हुए बोली, ठीक है, तुम महिलाओं जैसा व्यवहार मत करो। फिर वह जुयान की ओर मुड़ी और बोली, अरे, शियाओ शियान से कुछ सीख लो मेरे दोस्त। एक बड़े कद के व्यक्ति का इतनी धीमी और कोमल आवाज में बोलना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुम किसी सैन्य परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार मत करो। झोऊ परिवार की कई पीढ़ियां सेना में थीं, और युवा सदस्य, चाहे वे पुरुष हो या महिला, ज्यादातर स्पष्टवादी थे, एकमात्र अपवाद जुयान थे। सभी लोग बुदबुदाते हुए हॉल की ओर बढ़े, जहां खाना पहले से ही लगा हुआ था। एक मेज पर बुजुर्ग और दूसरी पर युवा पीढ़ी के लोग बैठे थे। चुक्सिया का झोऊ जिपिंग और झोऊ जियांगपिंग के साथ बैठना स्वाभाविक था। इसके अलावा झोऊ मिकांग भी इसी मेज पर बैठ गया, जिससे अधिकांश छोटे रिश्तेदार चुपचाप दूसरी मेज पर चले गए। तीसरे भाई का दबदबा इतना जबरदस्त था कि वे डर गए। पहले जो कुछ हुआ था, उसके कारण झोऊ एपिंग ने झोऊ मिकांग से बचने का इरादा किया था। हालांकि तभी उनके पति शियाओ युबिन दौड़ते हुए वहां पहुंचे। इससे झोऊ एपिंग को बेहद गर्व महसूस हुआ और वह तुरंत उत्साहित हो गई और एक बेशर्म मुस्कान के साथ शियाओ युबिन को खींचकर झोऊ मिकांग के बगल में बैठा दिया। शाओ युबिन लंबी और पतली थी, चश्मा पहनती थी, उसकी त्वचा पीली थी और उसने बीच की मांग वाली हेयर स्टाइल बना रखी थी। चुक्सिया ने उसे कुछ देर तक देखा और असहज महसूस करने लगी। उसके मन में फिल्मों और टीवी के खलनायकों का यही रूप होता था, खासकर वह बीच की मांग वाली हेयर स्टाइल, जिससे उसे किसी तरह बेचैनी महसूस होती थी। खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, बस झोऊ एपिंग को ही देख लीजिए, वह तो मानो शाओ युबिन से चिपकी हुई है। चुक्सिया को ध्यान से देख रहे शाओ युबिन ने जब देखा कि चुक्सिया ने उसकी ओर देखा तो मुस्कुराकर सिर हिलाया, जिससे चुक्सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में जो भाव था वह सचमुच घिनौना था। झोऊ जियांगपिंग ने अपनी बांह पर अचानक आए झटकों को महसूस करते हुए उलझन में पूछा, ठंड लग रही है? चुक्सिया ने अपनी बांह को सहलाया, अंदर की बेचैनी को शांत करने की कोशिश की, और झोऊ जियांगपिंग को देखकर मुस्कुराई, ठंड नहीं लग रही। हे, आप क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जब झोऊ जियांगपिंग अभी भी असमंजस में थी, तभी उसके प्यारे तीसरे भाई ने शियाओ युबिन को कॉलर से पकड़ लिया और उसे बाहर घसीटने लगा। ये घटना इतनी अचानक घटी कि झोऊ एपिंग समेत किसी को भी ठीक से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था।
इस प्रकार वे बस देखते रहे जैसे शियाओ युवेन को एक छोटी मुर्गी की तरह बाहर फेंका जा रहा था। जब झोऊ मिकांग वापस लौटी तो झोऊ एपिंग को आखिरकार पता चला कि क्या हुआ था। बिना कोई सवाल पूछे वह तेजी से बाहर भागी और उसी क्षण लियू लिंगमेई को भी होश आया और उसने झोऊ मिकांग की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? जाकर शियाओ युवेन से पूछो। झोऊ मिकांग ने बिना रुके अपनी जगह पर वापस बैठ गया। दरअसल इस समय तक झोऊ परिवार के सदस्यों को यह अनुमान लगाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी कि संभवतः क्या हुआ होगा। वे सभी जानते थे कि शियाओ युवेन किस तरह की इंसान थी। तीसरे भाई के स्वभाव को देखते हुए हम शियाओ युवेन के लिए अपने सिर पर लटकती तलवार की धार का स्वाद चखना अच्छा ही हुआ। तो जैसे ही लियू लिंग में स्पष्टीकरण मांगने ही वाली थी, बूढ़े मास्टर झो खड़े हो गए और बोले, इस खुशी के दिन मुझे कुछ शब्द कहने दीजिए। आज से चुक्सिया झो परिवार का हिस्सा है। परिवार के बड़े हो या छोटे, सभी को उसे परिवार के सदस्य की तरह मानना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने लिन बाओहे और झाओ युलान की ओर देखा और कहा, शाओ लिन और शाओ झाओ निश्चिंत रहें। झोऊ परिवार में बहू होना लिन परिवार में बेटी होने के समान है। लिन बाओहे और झाओ युलान को यह नहीं पता था कि उनके होने वाले दामाद ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। सभी के हाव भाव और बूढ़े मास्टर झोऊ के रवैये को देखकर वे समझ गए कि वे अपनी बेटी चुक्सिया का समर्थन कर रहे थे। दंपति तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने ओल्ड मास्टर झोऊ को गहरा प्रणाम किया। चुक्सिया की शादी झोऊ परिवार में हो जाने से हम पूरी तरह निश्चिंत हो गए हैं। झाओ युलान ने घोषणा की। लियू लिंगमेई झोऊ मिकांग के बगल में अकड़ी हुई खड़ी थी, उसकी भावनाएं उथल पुथल मचा रही थीं। ओल्ड मास्टर झोऊ के रुख से यह स्पष्ट हो गया कि वह झोऊ मिकांग को जवाबदेह नहीं ठहराने वाले थे। वह अपने दामाद के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इतने सारे लोगों के सामने बाहर आने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद वे एक दूसरे का सामना कैसे कर पाएंगे? क्या वह इस मामले में अपने ससुर की बात नहीं मानेगी? उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अपनी बेटी के विपरीत, जो हमेशा सोचती थी कि झोऊ परिवार पर शियाओ परिवार का वर्चस्व रहेगा, वह इतनी भोली नहीं थी। भले ही वह झोऊ परिवार की बहू न होती, फिर भी वह ये बात बहुत स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि दोनों परिवारों की बुनियाद बिल्कुल भी एक जैसी नहीं थी। शाओ युवेन और झोऊ मिकांग भी बिल्कुल अतुलनीय थे। करने के लिए जारी 210 अध्याय 160 धुन में बदलाव। ये रात का दूसरा पहर है। मैं कछुआ नुआन हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। योजक चिन्ह। जैसे ही झो एपिंग झो परिवार के आंगन से बाहर निकली, उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पति शियाओ युवेन, जिनका चेहरा गुस्से से लाल था, प्रवेश द्वार पर खड़े थे। युवेन, क्या तुम ठीक हो? झो एपिंग ने शियाओ युवेन की आस्तीन खींचते हुए पूछा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। छोड़ो, जियाओ युवेन ने भौहें चढ़ाते हुए उसे झटक दिया। अगर तुमने मुझे यहाँ आने के लिए जोर न दिया होता, तो क्या मुझे इस तरह के अपमान को सहना पड़ता? मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि मेरा तीसरा भाई इतने सारे लोगों के सामने अपना आपा खो देगा। गुस्सा मत करो, चलो अंदर चलते हैं, दादी देख लेंगी कि हमें न्याय मिले। शाओ युवेन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बस करो, आपके परिवार में हर कोई उसे एक अनमोल खजाने की तरह प्यार करता है। हमें किस प्रकार का न्याय मिल सकता है? झो एपिंग, अगर मैं दोबारा झो के घर में कदम रखूंगी तो मैं पीछे की ओर चलती हुई आऊंगी। युवेन, मेरे साथ अंदर आओ। झो एपिंग ने शियाओ युवेन को जबरदस्ती खींचते हुए कहा, भले ही इसका मतलब झो परिवार से नाता तोड़ना हो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगा? बोलते हुए उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। चाहे तुम भविष्य में यहाँ आओ या ना आओ, हम आज की घटना को यूं ही नहीं जाने दे सकते। सिर्फ इसलिए कि तुमने उस महिला को कुछ और बार देखा, क्या वह सचमुच उसे किसी खजाने के समान समझता है? अगर वो न होता तो भला कौन उसकी तरफ देखने की जहमत उठाता? इस समय शाओ युवेन भी हिचकिचा रही थी। वह वापस जाकर न्याय की मांग करना चाहता था। आखिरकार अगर वह यूं ही चला जाता, तो भविष्य में जब भी वह झो परिवार के छोटे सदस्यों से मिलता, तो उसे असहज महसूस होता। जहां तक झो परिवार के बुजुर्गों की बात है, उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। किसी युवा व्यक्ति के लिए किसी बड़े के सामने खुद को मूर्ख साबित करना शर्मनाक नहीं था। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसने झो परिवार के छोटे सदस्यों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दिया था। लेकिन झो मिकांग ने जब उसे बाहर निकाला था, तब उसने जो कठोर शब्द कहे थे, उन्हें याद करके जियाओ युवेन के दिल में सिहरन दौड़ गई। अगर तुमने दोबारा अंदर आने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, उसने कहा था। अगर किसी और ने ये बात कही होती, तो शियाओ युवेन इसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन ये शब्द झो मिकान के थे, जिसका मतलब वही था जो उसने कहा था। अगर झो मिकान के पैर सचमुच टूट गए, तो इसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। एक पल के लिए वह अपनी प्रतिष्ठा और शारीरिक नुकसान के खतरे के बीच दुविधा में पड़ गया। अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया से वह बेहद संतुष्ट थे। उसे निकाले जाने का कारण चाहे जो भी हो, जिस तरह से उसने उसका बचाव किया, उससे पता चलता है कि वह एक अच्छी महिला थी।
अब से उसने ठान लिया कि वो उसके साथ बेहतर व्यवहार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके माता पिता भी ऐसा ही करें। अंततः अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने और न्याय पाने की इच्छा प्रबल हुई। उसने खुद को जो एपिंग द्वारा आधा घसीटते हुए और आधा नेतृत्व करते हुए वापस अंदर जाने दिया। तभी बूढ़े मास्टर झो ने बोलना समाप्त किया और सभी लोग पीने के लिए अपने गिलास उठा रहे थे। Seo Yuan's gaze stealthily drifted over to Joe McCann, meeting the other's icy face, and he shivered uncontrollably. Nevertheless, he straightened his posture, refusing to believe that all those people from the Joe family would just stand by and let Joe McCann break his legs. Seeing the situation inside the room, Joe Iping's tears began flowing freely. They didn't take her seriously at all. How can you do this? Am I not a daughter of the Joe family? She nearly screamed out these words. Joe McCann glanced coldly at Seo Yuan. It seems you really don't value walking anymore. Thir, third brother, Seo Yuan, who had wanted to Ayu back, found himself involuntarily pointing at Joe Iping. Ping said it would be inappropriate not to attend third brother's engagement party, so I came back. Grandma, you have to stand up for me. Joe Iping looked resolutely at old Madam Joe. Why did third brother just throw Yuan out like that? No matter how you look at it, Yuan is a respected individual. If the neighbors saw this, where would Yuan's reputation be left, and what would they think of the Joe family? Moreover, I've asked Yuan. Why did third brother throw him out? It was because my third sister-in-law smiled at Yuan. If he had to throw anyone out, it should have been my third sister-in-law. Why would she smile for no reason at another woman's husband? Chao Yulin and Lin Bohi's faces turned ashen. They knew their daughter well. Even if 10 Seo Yuans were bundled together, she wouldn't spare them a second glance. This accusation was blatant slander. Although their daughter was unwilling to marry Joe McCann, they could tell she disliked only his way of doing things but wasn't otherwise repulsed by him. She probably wouldn't have agreed to the marriage if he had been despotic in other aspects. If it had not been for the great respect all the Joe family members showed them, and old Madame Joe's significantly warmer attitude, they would have been unable to keep their seats at this point. Over there, Chaxia clenched her fists in anger. It was shameless to twist truth and falsehood to such an extent. Initially, she had thought Joe McCann's action, despite warming her heart, was a bit too much. Now, however, she didn't think his actions were excessive at all. Such people deserved it. Joe Zhangping gently soothed Chaxia's fist, whispering in her ear, "Don't worry, we are here for you." What went unsaid was, she'd wait to hear what old Madame Joe had to say, and if old Madame Joe truly sided with Joe Iping and her husband, she would absolutely not stand idly by. In such matters, what the parties involved say might not be believed, but what about the words of onlookers? Unless someone is dead set on smearing the parties involved, it's impossible to take just one side of the story as truth. You don't know what kind of man your husband is. Take him and get lost. Don't embarrass yourself here. Old Madame Joe's words rung with authority and, aside from Liu Lingmei, everyone else breathed a sigh of relief. Oh, and third Uncle Joe Gangping, too. He was mortified. His daughter and son-in-law had caused so much trouble he wished he could find a hole to crawl into. After all, the old Madame Joe was the only one who had disagreed with the marriage. Just now, everyone was really worried she would take Joe Iping's side. Mom, Liu Lingmei's voice trembled as she turned to old Madame Joe. You're just driving them out without even asking. Lawson did that in front of so many people, throwing Yuan out. How big of a mistake is that, to treat him this way? She turned to Joe McCann, third sister-in-law. You should acknowledge I've treated you fairly. Fretting over your marriage in the past wasn't to bask in your glory, but because I felt for you and tried my best to arrange it for you. You don't appreciate it and refuse to accept it. I don't blame you, it just means those girls weren't fated for you. But your actions today, third sister-in-law, really chill my heart. Do you plan to let your wife shit on the necks of the Joe family members in the future? Do you plan to let the Joe family live by her mood from now on? Fine, if you have such plans, it's not my place to interfere, and I have no right to, but you can't establish authority for your wife by slapping your sister and brother-in-law's faces, right? You know what kind of person your son-in-law is, don't you? Joe McCann stared expressionlessly at Liu Lingmei. I don't want to say anything more about that. Looking at Seo Qiang, he said, if you don't leave now, I'll do as I said. I'm going, grinding his teeth. Seo Qiang glared hatefully at Joe McCann and quickly ran out. A wise man knows better than to take a beating. He'd settle this score someday. Joe Iping stamped her feet in anger and chased after him. I'm leaving too, Liu Lingmei said as she went to pull her son Joe Walking. Let's go. Mom, this has nothing to do with me. Joe Walking shook off her hand. You know what kind of temper my sister and brother-in-law have, why get mixed up in this? Today is third brother's big day, you should stop being so clueless. If I were getting engaged today and my brother-in-law leered at my fiancé, would I be comfortable? If I had third brother's strength, I'd also have thrown him out. He looked at Joe McCann with admiration and then sulkily clenched and shook his fist. Too bad I'm not that strong. Ah. Liu Lingmei glared at Joe Gangping with an ominous look. Aren't you leaving, either? Today is my nephew's engagement, why should I leave?
Zhou Gangping's face was also grim. You can't tell me you don't know what kind of reputation Xiao Yuan has outside. Xiaomi did the right thing. If it weren't for the Sake of family, Xiao Yuan would definitely be missing a part by now. You should be more grateful. हम्फ अलविदा कहे बिना लियू लिंगमई गुस्से में बाहर निकल गई। बूढ़े मास्टर झो ने झाओ युलान और लिन बाओहे की ओर क्षमा प्रार्थी भरी नजरों से देखते हुए कहा, ससुराल वालों, मुझे सच में बहुत खेद है। इस गड़बड़ को देखिए। आह, जब घर में इतने सारे बच्चे हों तो तरह तरह के नखरे होना लाजमी है। आह अंकल झो, इस बार तो हमें सचमुच राहत मिली है। झाओ युलान ने कृतज्ञतापूर्वक बूढ़ी मैडम झो की ओर देखते हुए कहा, आंटी झो, आपका धन्यवाद। बुजुर्ग महिला झो ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं निष्पक्ष हूँ और मैं मामले के आधार पर फैसला करती हूँ, व्यक्ति के आधार पर नहीं। हालांकि बूढ़ी मैडम झो के शब्दों का मतलब ये था कि वह अभी तक चुक्सिया को स्वीकार नहीं कर रही थी बल्कि केवल निष्पक्षता बरत रही थी, लेकिन झाओ युलान और लिन बाओहे अब चिंतित नहीं थी। जब तक बूढ़ी मैडम झो इतनी भ्रमित नहीं हो जाती कि वे सही और गलत में अंतर न कर सके, तब तक ये मायने नहीं रखता कि वे फिलहाल चुक्सिया को स्वीकार न करें। उनकी जैसी न्यायप्रिय और दृढ़ भावना वाली एक बुजुर्ग महिला अगर चुक्सिया अच्छा व्यवहार दिखाए तो वह एक दिन उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगी। सगाई का भोज जारी रहा, जिसमें पहले ओल्ड मास्टर झो ने दूल्हे के पक्ष की ओर से भाषण दिया, उसके बाद लिन बाओहे ने दुल्हन के पक्ष की ओर से भाषण दिया। फिर सबके सामने बूढ़े मास्टर झो ने सगाई के उपहार की रकम लिन बाओहे को सौंप दी। दंपति पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके थे कि यदि राशि बहुत अधिक होगी तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि उस समय सबके सामने लाल लिफाफा खोलना उचित नहीं था, और अगर वे इसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर देते तो ऐसा लगता कि उनकी बेटी को कम आंका जा रहा है। उनके विचार विमर्श समाप्त होने से पहले ही लिन यानकियू ने चुक्सिया को बुलाया और उसकी कलाई पर एक चमकदार पारदर्शी मटन फेट जेड ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा, यह मैंने अपनी भावी बहू के लिए बहुत पहले तैयार किया था। जब तुम मेरा ब्रेसलेट पहन लोगे तो मुझे मम्मी कहना शुरू कर देना। बहुत खूब, कितना अनमोल खजाना है। इस गुणवत्ता का भेड़ की चर्बी से बना जेड का कंगन अनमोल था। भावी सास का ये भाव वास्तव में उदारतापूर्ण था। चुक्सिया एक पल के लिए मानो ये भूल ही गई थी कि कौन सा साल चल रहा है। झो मिकांग ने तो उसे माँ कहना शुरू ही कर दिया था, इसलिए अब चुक्सिया की बारी थी। उसने चुपके से झाओ युलान और लिन बाओहे की तरफ देखा, और जब उसने देखा कि वे दोनों उसकी तरफ सिर हिला रहे हैं, तो उसने शर्माते हुए लिन यानकियू की तरफ देखा। धन्यवाद माँ। सबसे बड़ी मौसी ने सिरदर्द से परेशान होकर अपना माथा रगड़ा और सोचने लगी, मेरी प्यारी भतीजी, तुम स्वीकार करने से पहले थोड़ा मना करना कैसे भूल सकती हो। इससे हम बेहद लालची दिखते हैं। करने के लिए जारी 211 अध्याय 161 खोया हुआ दूसरा अपडेट आ गया है। आज तीसरा भी होगा टिल्डा योजक चिन्ह। यह झाओ युलान और ली एयुआन की सोच भी एक जैसी थी। दोनों को उम्मीद थी कि झो परिवार चुक्सिया को महत्व देगा, लेकिन साथ ही उन्हें ये चिंता भी थी कि कहीं वे उसे नीचा न समझें। हालांकि वे जेड के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन कंगन को देखकर ही वे बता सकते थे कि यह सस्ता नहीं था। इससे पहले कि वे अपनी बेटी को इसे स्वीकार करने से रोक पाते, उसने इसे पहले ही ले लिया था। वे उससे इसे लौटाने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि यह उसके लिए अपमानजनक होगा, इसलिए वे कुछ बोल नहीं पाए। बहन, तुम क्या बुदबुदा रही हो? यह मेरी बहू के लिए एक स्वागत उपहार है, न केवल चुक्सिया के लिए बल्कि यू ताओ के लिए भी। लिन यानकियू ने अपनी बड़ी बहू को इशारा करते हुए कहा, ताताओ आओ, अपनी चाची को देखने दो। यू ताओ मुस्कुराए और अपनी आस्तीन ऊपर करके अपनी कलाई पर क्रिस्टलीय जेड कंगन दिखाया। आंटी, मेरा और चुक्सिया का एक जोड़ा है, जिसे सास ने बहुत समय पहले तैयार किया था। हर बहू के लिए एक एक, चाहे पहले दिया जाए या बाद में, ये तो दिया ही जाएगा। मुझे यकीन है कि सास उन्हें देने के लिए बेताब होंगी। झाओ युलान ने सरसरी नजर डाली और देखा कि यू ताओ की कलाई पर जो कंगन था, वह स्पष्ट रूप से उसकी बेटी के कंगन के साथ एक जोड़ी था, इसलिए उसने चुपचाप राहत की सांस ली। उन्हें वास्तव में इस बात की चिंता थी कि अगर झो परिवार की बड़ी बहू की बहू नहीं हुई, तो वह उपेक्षित महसूस कर सकती है और नंदों के बीच भविष्य के संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। खैर, जो हो गया सो हो गया, इसे स्वीकार कर लेना ही बेहतर है। यदि आवश्यक हो तो वह पैसे वापस बैंक में जमा कर सकती है। सभी की नोकझोंक के बीच चुक्सिया को एहसास हुआ कि उसके पहले के कार्य थोड़े अनुचित हो सकते थे, लेकिन जो हो गया सो हो गया। उसे अत्यधिक भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सीधे सीधे सच कह दिया, वैसे भी मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे बस यही लगा कि अगर माँ कुछ देती है तो मुझे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने बड़ों के प्रति सम्मान के कारण इसे स्वीकार किया। अजीब, ये तो मेरे झो परिवार की बहू है। लिन यानकियू ने खुशी से चुक्सिया को गले लगाया। मुझे ऐसी स्पष्टवादी और उत्साही बच्ची बहुत पसंद है। ठीक है, मैंने अपना दे दिया है, अब मेरी बारी है। झो जिंगपिंग ने चुक्सिया को एक चिकना लकड़ी का डिब्बा देते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है।
धन्यवाद पिताजी। उसने पहले कभी मना नहीं किया था, इसलिए इस बार तो वह मना कर ही नहीं सकती थी। चुक्सिया ने खुशी खुशी डिब्बा लिया और पूछा, पापा क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? बिल्कुल। चुक्सिया के व्यवहार से झोऊ जिंगपिंग बेहद प्रसन्न थे, उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। बहुत खूब। बॉक्स के अंदर से निकले छोटे से टेंट को देखते ही सब लोग एक साथ चौंक गए। यहाँ तक कि झोऊ मिकांत की आंखें भी थोड़ी सी झिलमिला उठीं। झोऊ जिंगपिंग ने कभी किसी को भी इस टेंट को नियमित रूप से छूने नहीं दिया। यह एक ऐसा पुरस्कार था जिसे उन्होंने एक विशेष नेता से कड़ी लड़ाई लड़कर हासिल किया था। यह अप्रत्याशित था कि वह इसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि यह उनकी अपनी बहू के लिए था, लेकिन एक बार दे दिए जाने के बाद यह उनका नहीं रहेगा। झोऊ जिंगपिंग सभी की प्रतिक्रिया से बहुत खुश था, मन ही मन गर्व से सोच रहा था, मैं वास्तव में इसे अपनी बहू के माध्यम से अपने बेटे को दे रहा हूँ। सब मूर्ख हैं। चुक्सिया को वह खूबसूरत छोटा सा टैंक बहुत पसंद आया, लेकिन सभी के चेहरों को देखकर उसे पता चल गया कि इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास जरूर होगा। वह हिचकिचाई, फिर झोऊ जिंगपिंग की ओर देखकर बोली, पिताजी मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन अभी मेरे पास इसे रखने की जगह नहीं है। मैं इसे फिलहाल आपके पास छोड़ दूं और आप इसे मुझे बाद में दे देना। उसने बात को घुमा फिराकर कहा। इस समय झोऊ जिंगपिंग और भी अधिक संतुष्ट थे, अपनी बहू को देखकर सोच रहे थे, वो कितनी समझदार है, कितनी अच्छी तरह से बोलती है। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, एक बार कोई चीज दे दी तो उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास इसे रखने की जगह नहीं है, तो फिलहाल लाओसान को इसे अपने पास रखने दीजिए। अचानक सबको एहसास हुआ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह इसे देने के लिए तैयार था, आखिर इसका उद्देश्य यही था। झोऊ मिकांग ने भावहीनता से चुक्सिया से डिब्बा लिया। ठीक है, मैं इसे आपके लिए सुरक्षित रखूंगा, लेकिन पिताजी यह मत सोचिए कि एक छोटा सा टैंक मुझे अतीत को भुलाने में मदद करेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं शायद कभी उबर ना पाऊं। हालांकि उनके बेटे ने उनसे इस तरह बात की, लेकिन झोऊ जिंगपिंग बहुत खुश थे। इतने सालों में ये पहली बार था, पहली बार जब उनके बेटे ने सबके सामने उन्हें पापा कहकर पुकारा। भगवान ही जाने उसने इस दिन का कितने लंबे समय से इंतजार किया था। ये सिर्फ एक टैंक की बात नहीं है, भले ही अपने बेटे का स्नेह वापस पाने के लिए उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े, वह ऐसा करने को भी तैयार रहेगा। ऐसा नहीं था कि वह पहले देना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसका बेटा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। ये सब उनकी होने वाली बहू के उनके सामने खड़े होने के कारण हुआ। झोऊ जिंगपिंग की चुक्सिया की ओर निगाहें काफी नर्म पड़ गईं। ठीक है, अब जब आप दोनों ने अपने उपहार दे दिए हैं, तो हमारी बारी है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ भी इतना कीमती नहीं है। ये कहते हुए लियांग शियाओहोंग ने चुक्सिया के हाथ में एक लाल लिफाफा थमा दिया। आपके दूसरे चाचा और चाची आम लोग हैं, कृपया इसे विनम्रता से स्वीकार करें। चुक्सिया केवल मुस्कुराकर यह स्वीकार कर सकी, धन्यवाद दूसरे चाचा और चाची। झोऊ गैंगपिंग ने एक लाल लिफाफा भी सौंपा, भतीजी बहू, यह मेरी और तुम्हारी तीसरी चाची की ओर से है। उसे ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए उसे दोष मत दो। तीसरे चाचा और चाची, आपका धन्यवाद। यह मेरी और तुम्हारे छोटे चाचा की तरफ से है। झोऊ युएपिंग ने खुशी से चुक्सिया को देखा और कहा, मुझे कहना पड़ेगा, मेरी भतीजी दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही है। मानना पड़ेगा, भले ही शाओमी कभी कभी नासमझ लगता हो, लेकिन जीवन साथी चुनने में उसकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। धन्यवाद छोटी चाची, छोटे चाचा। इस समय चुक्सिया और क्या कह सकती थी। परंपरागत रूप से बड़ों को सगाई के लिए लाल लिफाफे देने की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन किसी का लिफाफा स्वीकार न करना भी अटपटा लगता था। उसने उन सभी को सहर्ष स्वीकार करने और शायद बाद में उन्हें उपहार के रूप में वापस देने का फैसला किया। तुम इधर आओ, बूढ़ी मैडम झोऊ ने चुक्सिया को इशारा किया। दादी आपको क्या चाहिए? चुक्सिया ने बूढ़ी मैडम झोऊ के पास जाकर घबराते हुए पूछा। बुजुर्ग महिला झोऊ ने माओ के लेखन की लाल जिल्द वाली एक किताब चुक्सिया को देते हुए कहा, यह मेरी और तुम्हारे दादाजी की ओर से है, जब तुम्हें फुर्सत मिले तो इसे पढ़ने के लिए कुछ समय निकाल लेना। जी हाँ, चुक्सिया ने उत्तर दिया, पुस्तक ली और आदरपूर्वक बूढ़ी मैडम झोऊ की ओर देखते हुए कहा, अगर और कुछ नहीं है दादी, तो मैं अब चलती हूँ। छी, झोऊ जियांगपिंग अपनी हंसी नहीं रोक सका। सबको अपनी ओर देखते हुए देखकर वह आगे बढ़ी, चुक्सिया का हाथ पकड़ा और चली गई। क्या तुम्हें लगता है कि दादी महारानी है या कुछ और? चुक्सिया का चेहरा गर्मी से लाल हो गया जब उसने मन ही मन सोचा, क्या वह महारानी माँ से मिलती जुलती नहीं दिखती? माँ के लेखों की किताब के बिना उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसे अपनी पोती बहू को अनुशासित करने के बारे में एक विधवा के निर्देश दिए जा रहे हैं। बूढ़े मास्टर झोऊ के चेहरे की मांसपेशियां अनजाने में फड़कने लगीं। उन्हें अपनी बूढ़ी पत्नी से ऐसे उपहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उन्हें उपहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन सगाई के मौके पर यह उपहार को छटपटा सा लगा। पता नहीं कैसे उस बुढ़िया ने उसे भी दान देने में शामिल कर लिया था। आह, ऐसा लग रहा था कि अपनी पत्नी को अपनी छोटी पोती की बहू को स्वीकार करवाने के लिए उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना था।
भोजन के बाद जब सभी लोग आराम से बातचीत कर रहे थे और चाय पी रहे थे, तो झाओ युलान ने शौचालय जाने का बहाना करते हुए चुपके से झोऊ परिवार से मिले लाल लिफाफे खोले। फिर उसने बैंक बुक में लिखी रकम पर एक नजर डाली और राहत की सांस ली। साथ ही उसे थोड़ी निराशा भी महसूस हुई। वो बाथरूम में छिप गई, ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसकी बेटी ने कुछ अभद्र किया था, या क्या उसने और उसके पति ने, साथ ही उसके बड़े भाई और भाभी ने, कुछ अनुचित किया था। जब वह बाहर लौटी तो झाओ युलान कुछ विचलित महसूस कर रही थी। उसके मूड में आए बदलाव को देखकर लिन बाओहे ने चुपचाप पूछा, जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्या हुआ? जारी रहेगा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।